गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। लास्ट क्लास में हम लोग एलडीएफ फोर्स के बारे में पढ़े थे, है ना। फिर बेंड्स रूल पढ़े, फिर ड्रैगोज मॉलिक्यूल पढ़े, है ना। ड्रैगो वाला मॉलिक्यूल जो है वो बहुत इजी टॉपिक है ना, बस उसको ध्यान रखना है। आपको पहचान जाना है कि ये ड्रैगो, जनरली ड्रैगो से क्वेश्चन आपके बॉन्ड एंगल से आएंगे या प्योर ऑर्बिटल्स। क्योंकि ड्रैगो में क्या होता था कि जो बॉन्ड बनते थे वो प्योर ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते थे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। बैक टू बैक अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। एक का नाम है बाबू बैक बॉन्डिंग, और इसके बाद आएगा ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे आते हैं और हमेशा ही आते रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बैक बॉन्डिंग, स्क्रीन बड़ा कर लिया जाए। ठीक है, बैक बॉन्डिंग, इसके कुछ कंडीशंस हैं ना। आपको सबसे पहले कंडीशन समझना होगा कि कब आपको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है ना। कंडीशन ये है, बॉन्ड हमेशा कितने एटम्स के बीच में बनता है? दो, दो एटम के बीच में, है ना। तो इसमें एक एटम जो है ना, वन एटम जो है वो सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और जो सेकंड एटम होगा वो आपके सेकंड और थर्ड दोनों पीरियड का हो सकता है। मतलब बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब एलिमेंट या तो सेकंड सेकंड पीरियड के होंगे, नहीं तो सेकंड थर्ड पीरियड के होंगे, है ना। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग जो है वो या तो सेकंड सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के बीच में होगा, और या नहीं तो सेकंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स में होगा, है ना। बस इन्हीं दोनों में होगा, है ना। अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपके एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स सेकंड पीरियड के हैं तो बैक बॉन्डिंग हो सकता है, या एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का हो, एक एलिमेंट थर्ड पीरियड का हो, तो बैक बॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है, अगर इन दोनों में भी आपसे कोई पूछे कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किस में बेटर होगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इन दोनों में भी किस में बेटर होगा, तो याद रखना सेकंड सेकंड वाले में ज़्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू सेकंड थर्ड वाले में, है ना। बैक बॉन्डिंग हो दोनों में जाएगा, लेकिन इन दोनों में भी पूछा जाए कि कौन सा बेटर है, सेकंड सेकंड वाला बैक बॉन्डिंग बेटर है या सेकंड थर्ड वाला बैक बॉन्डिंग बेटर है, तो क्या बोलोगे? सेकंड सेकंड वाला बैक बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? ये तो पहला कंडीशन है कि आपको एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद नेसेसरी कंडीशंस, एक एलिमेंट के पास वन एलिमेंट, दो में से वन एलिमेंट must have a vacant orbital, मस्ट हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल। एक एलिमेंट के पास पक्का से वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब उसके पास एक खाली डब्बा प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है ना, और जो सेकंड एलिमेंट है उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है ना, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, और ये वाला कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड है, तो आप बोलोगे कि बैक बॉन्डिंग होगा।
हमेशा याद रखना, बैक बॉन्डिंग होने के लिए एलिमेंट या तो सेकंड सेकंड होने चाहिए या सेकंड थर्ड होने चाहिए। मतलब दोनों एलिमेंट्स या तो सेकंड पीरियड के होने चाहिए बाबू, या एक सेकंड पीरियड और एक थर्ड पीरियड का होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, आओ यहाँ पे ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं BF3 का, है ना, BF3। अगर आप BF3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको बोरॉन सेंट्रल एटम दिखेगा, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर। ये BF3 का स्ट्रक्चर है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे बोरॉन किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का, और फ्लोरीन किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड, दोनों एलिमेंट किसके किसके हैं, बोलो, सेकेंड सेकेंड पीरियड के हैं। अच्छा, बोरॉन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो, एटॉमिक नंबर 5 यही होता है ना, 1s2 2s2 2p1, बोलो। तो आप 2s2 2p1 अगर बनाओगे, टू एस टू टू पी वन ऐसा दिखेगा। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा देगा। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा देता है तो इसका सिचुएशन कैसा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक दो तीन, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। तो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाबू अगर बच रहा है तो ये तीन बॉन्ड भी बना रहा है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, उतने आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। तो तीन कोवेलेंट बॉन्ड भी बन गया। उसके बाद आप देखो, जब ये तीन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया कि एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, फ्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। तो 7 में से एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में बना रहा है, लेकिन इसके पास बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर। तो तुम हमको बताओ कि सारा का सारा कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, बोलो। सारा का सारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। एक एलिमेंट सेकंड पीरियड का निकला, दूसरा एलिमेंट भी सेकंड पीरियड का निकला, एक एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल निकला और एक एलिमेंट के पास लोन पेयर बचा। तो इस बोरॉन और इस फ्लोरीन के बीच में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग जो पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग जो पॉसिबल है उसके हिसाब से क्या होगा कि ये फ्लोरीन, देखो इसके पास तो खाली डब्बा है, तो फ्लोरीन अपना पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को देगा और फिर एक के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो आपको लगेगा कि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा है। कैसा बॉन्ड, कैसा बॉन्ड जैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा है। अरे बोलो ना। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि बोरॉन, देखो बोरॉन के पास वैसे भी कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेबल था क्या, नहीं। ये एक लिविस एसिड भी है क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना। सारी बातें हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनस्टेबल भी नहीं था, तो ये चाहता था कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। और इसके बगल में एक ऐसा पड़ोसी था जिसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे, प्लस इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का खाली जगह भी मौजूद था। तो ये फ्लोरीन अपने एक इलेक्ट्रॉन को पहले इस बोरॉन को देगा और फिर एक के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा बनता है ना। तो यहाँ पे जो नेचर है ये आपका बैक बॉन्डिंग कहलाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैक बॉन्डिंग का जो नेचर है, को बैक बॉन्डिंग देखो, बॉन्ड तो दो तरीके के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। आपको क्या लगता है बैक बॉन्डिंग किस तरीके का बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड तो इनके बीच में बन चुका है, एक बॉन्ड बन जाने के बाद जो बॉन्ड्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पाई, है ना। तो आप बोलोगे इसका जो नेचर है वो पाई बॉन्ड वाला नेचर है। ये सारे चीज़ों का आगे यूज़ है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, उसका नेचर कैसा होता है, पाई नेचर।
यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आप कॉन्सेप्ट समझिए। जब ये वाला फ्लोरीन दे सकता है तो ये वाला भी फ्लोरीन दे सकता है, फिर ये वाला भी। नहीं नहीं, कोई एक ही देगा, कोई एक ही देगा। बैक बॉन्डिंग कोई एक ही होगा, है ना, मतलब ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन में से कोई एक ही फ्लोरीन देगा। लेकिन अभी मैंने राइट वाले फ्लोरीन से बैक बॉन्डिंग कराया है, तो ऊपर वाला बोलेगा ना कि हम भी कर सकते हैं, लेफ्ट वाला बोलेगा ना कि हम भी कर सकते हैं। बताओ ऐसा चीज तुमने कहाँ पढ़ा है पहले? बोलो। ऐसा चीज कहाँ पढ़ा है पहले कभी इस चैप्टर में? तो यहाँ पे पहले ये वाला फ्लोरीन बोले कि हम बैक बॉन्डिंग देंगे, फिर ये वाला फ्लोरीन बोले कि हम भी देंगे, और फिर ये वाला फ्लोरीन बोले कि हम भी देंगे, तो तीनों दे सकता है। याद है इस तरीके का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ते थे। एक जो पाई बॉन्ड है वो कितने जगह घूम रहा है? 3 जगह। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शनल बॉन्ड दिखाएंगे। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से भी हो सकता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? एक तो कंप्लीट है, और एक बॉन्ड कितने जगह घूम रहा है? 3 जगह। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.33। बोलो क्लियर है कि नहीं? है ना? तो ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ BF3। बोलो क्लियर है, हुआ या नहीं हुआ? बैक बॉन्डिंग का कंडीशन समझ में आ गया? बैक बॉन्डिंग कब देखना है? बैक बॉन्डिंग होता क्या है? बैक बॉन्डिंग में भी क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा, है ना। एक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? एक ऐसे एटम के बीच में जिसके पास लोन पेयर होगा, और एक ऐसा एटम जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और क्योंकि उसके पास खाली डब्बा प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो एक बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को आप बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। बोलो क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो, है ना। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी की थी। ये आपका लगभग ये आपको रेजोनेंस हाइब्रिड जैसा दिखेगा, याद है ना? हमने किया है ना। एक बॉन्ड जो है वो 3 जगह घूम रहा है, तो एक जगह पे कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1/3। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आज का क्लास, ये समझ में आ गया? हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम हमेशा आपको बताएं कि लोन पेयर डोनेट या एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी हमेशा एक ही होती है ना। है ना, आप एक ही लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे भी जब ये एक एक्सेप्ट कर लेगा तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बोलो है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए। अच्छा, सेम चीज अगर हम तुमसे पूछें, BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, और BI3 है, इन सब में बैक बॉन्डिंग होगा या किसी में नहीं भी हो सकता है? यहाँ सब जगह बोरॉन है। बोरॉन किस पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का है, ठीक है। फ्लोरीन किसका है? सेकेंड का है। क्लोरीन किसका है? थर्ड का है ना। तो आपको पता है बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, कि एलिमेंट या तो सेकंड सेकंड पीरियड के होने चाहिए, नहीं तो सेकंड थर्ड के होने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे कि BF3 और BCl3, इन दोनों में क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगा। अरे बोलो। लेकिन क्या BBr3 और BI3 में बैक बॉन्डिंग होगा? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किस पीरियड का हो गया? ये सेकंड और फोर्थ पीरियड का हो गया, और ये आपका सेकंड और फिफ्थ पीरियड का हो गया। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होता, कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं है। बोलो क्लियर है? अच्छा, यानी अब बताओ कि BF3 और BCl3 दोनों में बैक बॉन्डिंग होगा। अब BF3 और BCl3 में किस में ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा?
BF3 और BCl3 में किस में ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा? BF3 में ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग होगा, क्योंकि ये किसका है? सेकंड सेकंड है, और ये क्या है? सेकंड थर्ड है। अभी हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि सेकंड सेकंड और सेकंड थर्ड में भी सेकंड सेकंड में बैक बॉन्डिंग क्या होता है? ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है ऐसा, बताओ? BF3 क्यों अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एज कंपेयर टू, मतलब ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग करेगा एज कंपेयर टू BCl3? सोचो। नहीं, है ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, BFF है और यहाँ Cl है। बताओ, यहाँ भी हम बैक बॉन्डिंग करा रहे हैं, मान लो हम यहाँ बैक बॉन्डिंग करा रहे हैं, यहाँ बैक बॉन्डिंग करा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर होगा। मेरी बात सुनो, यहाँ पर फ्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, क्लोरीन के पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। फ्लोरीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन या 3 लोन पेयर है, और क्लोरीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन या 3 लोन पेयर है। ये फ्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे रहा है, और ये क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे रहा है। लेकिन फ्लोरीन का साइज क्या है, बताओ? छोटा। फ्लोरीन के छोटे से घर में ऑलरेडी 9 इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, है ना? तो छोटे से घर में जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रह रहे हैं, और यहाँ पे क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी? फ्लोरीन में। तो छोटे साइज होने फ्लोरीन के कारण फ्लोरीन चाहेगा कि जल्दी से मेरे से इलेक्ट्रॉन कुछ निकले, ताकि हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा घर है, 2 रूम का घर था, और 2 रूम के घर में 10 लोग रह रहे थे, है ना? किसी को ना बैठने का ठीक से जगह मिल रहा था, ना अच्छे से सोने का जगह मिल रहा था, है ना? और अचानक प्लान बना कि 10 लोग में से कुछ लोग बाहर घूमने जाएंगे, है ना? तो जो लोग घूमने नहीं जा रहे, वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि जल्दी से ये लोग घूमने जाएं, ताकि घर खाली हो, ताकि आराम से कुछ दिन रहें, है ना? ऐसा प्रॉब्लम है कि छोटा सा घर है, उसमें ना किसी को सही से बैठने का जगह मिल पा रहा है, ना किसी को सोने का जगह मिल पा रहा है, इतने सारे लोग हैं घर में। तो वही बात है फ्लोरीन और क्लोरीन में। फ्लोरीन और क्लोरीन में किस चीज़ का डिफरेंस है? साइज का डिफरेंस है। हम हमेशा बोले हैं, जब भी ऊपर से नीचे वाली चीज़ें आएंगी तो साइज देखी जाती हैं, और लेफ्ट से राइट में क्या फैक्टर देखा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का साइज छोटा है, और छोटे से फ्लोरीन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? तो उसके कारण फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और क्लोरीन का साइज क्योंकि कंपैरिजन में फ्लोरीन से बड़ा है ना? मतलब इसके पास बड़ा घर था, बड़े घर में 10 लोग रह रहे थे, है ना? तो जल्दी से छुट्टी पे भेजने की चाह उतनी नहीं होगी जितना फ्लोरीन के घर में होगी। समझ में आया क्या? तो सेकंड सेकंड वाले में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर होता है सेकंड थर्ड में, ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। बाबू क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बोलेगा कंपेयर लिविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3, है ना? कंपेयर लिविस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है इस चैप्टर में। लिविस एसिड उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हमेशा कहाँ वाले से करना है? इसको बाहर वाले से। ये फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट हम आपको उस दिन नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि हम उस दिन आपको बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ाए थे। हम उस दिन बस आपको इतना बताए थे कि लेविस एसिड उन उस एसिड को बोलते हैं, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जो लोन पेयर क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, वो घर वालों से नहीं बल्कि बाहर वाले से होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम अब हमको बताओ कि इसमें लिविस एसिड के स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर आना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सोचो। नहीं,
बोलो बोलो। मान लो हमको आज 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। हमको आज 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई और हम किसी से 1 लाख रुपए मांगेंगे। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। या तो 1 लाख रुपए हम किसी घर वाले अपने रिलेशन से मांग ले, हो सकता है अपने किसी भैया दीदी चाचा मामा से मांग ले, है ना। और या नहीं तो हम किसी बाहर वाले से ले लें, है ना। या तो हम अपने घर वाले किसी मेंबर से 1 लाख रुपए ले लें, या घर वाले से लेने में अगर हम इंटरेस्टेड ना हो तो हम किसी बाहर वाले से, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा देते हैं इंटरेस्ट वगैरह पर, तो हम किसी बाहर एक्सटर्नल आदमी से पैसा ले लें। दो पॉसिबिलिटी है, पैसा तो लेना है। लिविस एसिड जो प्रॉपर्टी होती है वो पैसा हमेशा बाहर वाले से लेने की प्रॉपर्टी होती है ना। मतलब वो ज्यादा अच्छा लिविस एसिड होगा जो बाहर वाले से इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। अगर आप इन सब में कंपैरिजन देखो, BF3 BCl3 BBr3 और Bi3 में, तो BF3 और BCl3 में तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है। और बैक बॉन्डिंग होने का मतलब कि इस मॉलिक्यूल में ही जो एलिमेंट्स हैं वही बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। बैक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को मिल रहा है वो घर वालों से मिल रहा है या बाहर वालों से मिल रहा है? घर वालों से मिल रहा है, बिल्कुल सही। घर वालों से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। किस सेंस में मिल रहा है बोलो? बैक बॉन्डिंग में मिल रहा है। तो बैक बॉन्डिंग वाली जो प्रॉपर्टी हो गई वो घर वालों से पैसे लेने की प्रॉपर्टी हो गई, और लिविस एसिड वाली प्रॉपर्टी कैसी हो गई? बाहर वालों से लेनी होगी। तो अब तुमको कंपेयर करना है इनमें लिविस एसिड स्ट्रेंथ। तो क्योंकि BF3 और BCl3 में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो अगर घर वाले इसको जब पैसा दे ही रहे हैं तो इसको बाहर वाले से पैसे लेने की जरूरत है? बोलो, बाहर वालों से पैसे लेने की जरूरत है? जब BF3 और BCl3 में फ्लोरीन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, क्लोरीन बोरॉन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, जब आपको घर से ही पैसा मिल गया, आपको पैसे की जरूरत थी, आपका छोटा भाई आपको 1 लाख रुपए दे दिया, तो आपको किसी दूसरे से बाहर पे इंटरेस्ट पे पैसा लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो यानी कि BF3 और BCl3 का लिविस एसिड कैरेक्टर अच्छा होगा या खराब होगा? खराब होगा, क्योंकि जब घर वालों से इनको पैसे मिल ही गए तो ये बाहर वालों से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, BF3 और BCl3 में भी किसका ज्यादा खराब होगा? BF3 का ज्यादा खराब होगा। क्यों? क्योंकि BF3 में बैक बॉन्डिंग BCl3 से भी ज्यादा अच्छा होगा, है ना। ये तो बस एक फोन घुमाया कि भाई पैसे की जरूरत है, तुरंत फ्लोरीन पहुंचा दिया। और क्लोरीन को फोन घुमाया गया कि भाई पैसे की जरूरत है, तो बोला कि अच्छा रुको देखते हैं, तुमको शाम तक बताएंगे। तो शाम में वो फोन करके बताता है कि हाँ चलो हम तुमको 1 लाख रुपए दे देंगे। दे तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन ये CL के कंपैरिजन फ्लोरीन और ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग कर रहा है, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का है। अरे बोलो ना यार। तो यानी कि, और BBr यानी कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो सबसे अच्छा लिविसिड होगा Bi3, फिर BBr3, उसके बाद BCl3, और सबसे खराब होगा BF3, है ना। तो ये आपका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ लिविस एसिड। बाबू हमेशा याद रखना, जब कभी भी लिविस एसिड का ऑर्डर पूछा जाए तो हमेशा ये बात देखा जाता है कि कौन इलेक्ट्रॉन बाहर वालों से इजीली एक्सेप्ट करेगा। तो BBr3 और Bi3 में तो बैक बॉन्डिंग हो नहीं रहा था, इनको तो कोई घर वाला देने के लिए राजी ही नहीं था, तो इनको मजबूरन बाहर से ही पैसा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। ये चीज़ है। तो हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Bi3, BBr3, BCl3 और BF3। बोलो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बैक बॉन्डिंग का जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है? पाई बॉन्ड वाला नेचर होता है। बोलो क्लियर है? एक बार तुम बाबू इतना पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से और सारी चीजें सीखेंगे। बैक बॉन्डिंग होता क्या है, बैक बॉन्डिंग के कंडीशंस क्या हैं, क्लियर हो गए? बोलो, बैक बॉन्डिंग के कंडीशंस क्लियर हुए या नहीं हुए? हो गए? आपको एक एग्जांपल से बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया? ठीक है। बैक बॉन्डिंग का नेचर सिग्मा होगा या पाई होगा? पाई नेचर होगा। ठीक है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड
है ना। बीएफ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताइए इन BF3। जिनको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा वो BF3 का ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो बोलेंगे कि BF3 में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में तो एक बॉन्ड बना है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिख कर आएंगे, 1। लेकिन उनको जिनको पता रहेगा कि BF3 में कौन सा बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग के कारण उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.33। लिविस एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लिविस एसिड में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है वो किससे होगी, घर वाले से कि बाहर वाले से, बाहर वाले से। और बैक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है वो घर वाले देंगे या बाहर वाले देंगे, घर वाले देंगे। तो जब घर वाले इलेक्ट्रॉन दे ही दे रहे हैं, जब इस बोरॉन का जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डाल ही दिया, दे ही दिया, तो अब बोरॉन बाहर से किसी से एक्सेप्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो जितना एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग हाई होगा उतना लिविस एसिड कैरेक्टर कम होगा। ये लिख सकते हो ना, बोलो। हम लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग is inversely proportional to Lewis acid कैरेक्टर, है ना। जितना बैक एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा उतना लेविस एसिड कैरेक्टर आपका क्या होगा, कम। क्योंकि बैक बॉन्डिंग घर वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेविस एसिड में बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है। चमका या नहीं चमका, किस में, मतलब। हाँ हाँ हाँ, कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए बस। एलिमेंट सेकंड सेकंड होने चाहिए या सेकंड थर्ड होने चाहिए। एक के पास, किसी के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स ऑफ, ठीक है, पहला NCH3 होल थ्राइस, फिर NSiH3 होल थ्राइस एंड PSiH3 होल थ्राइस। इन तीनों के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तुमको। बैक बॉन्डिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे NCH3 होल थ्राइस का, सेंट्रल एटम कौन बनेगा, नाइट्रोजन। इससे 3 CH3 कनेक्टेड होगा और एक नाइट्रोजन के पास क्या बचेगा, लोन पेयर। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब आप पहले सोचो कि बैक बॉन्डिंग हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे नाइट्रोजन किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का। कार्बन किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का। तो चलो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। क्या इन दोनों में से किसी एक के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन क्या कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन सेकेंड पीरियड का है और कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है ना। जब कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है तो कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। बोलो क्लियर है। इसका मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा।
आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो क्या होगा बताओ, sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा 4। अच्छा, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आपको स्ट्रक्चर बताना है तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन को ढक लीजिए। इलेक्ट्रॉन को ढक लोगे तो ये 3 बॉन्ड इस तरीके से दिखेंगे। क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, पिरामिडल। क्या होगा, पिरामिडल। इसका मतलब NCH3 होल थ्राइस का जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल निकला। कोई दिक्कत, चलिए आगे, इधर आइए। फिर सेंट्रल एटम कौन बनेगा, नाइट्रोजन। अब इस बार बस यही तो डिफरेंस है कि कार्बन के जगह क्या है, सिलिकॉन। और कार्बन और सिलिकॉन तो एक ही फैमिली के हैं। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना सकता है तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बना सकता है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे SiH3, 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 और नाइट्रोजन के पास यहाँ क्या होगा, लोन पेयर। चलो बैक बॉन्डिंग के कंडीशन सेटिस्फाई करो। नाइट्रोजन किस पीरियड का है, सेकंड। सिलिकॉन किस पीरियड का है, थर्ड। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। सिलिकॉन के पास, क्योंकि सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, तो इसका पास पूरा का पूरा वैकेंट 3D ऑर्बिटल होगा कि नहीं, बोलो। पूरा का पूरा इसका वैकेंट और 3D ऑर्बिटल पूरा वैकेंट होगा। तो बताओ इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब नाइट्रोजन सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है कि नहीं डाल सकता, डाल सकता है। जैसे ही यह डालेगा वैसे ही यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, नाइट्रोजन है, SiH3, SiH3। अच्छा, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचेगा क्या, क्योंकि इसका लोन पेयर ही तो बैक बॉन्डिंग में चला गया। तो यानी कि अब इसके पास एक क्या बचेगा, SiH3 नहीं बचेगा। और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा बताओ, एक बैक बॉन्डिंग दिखेगा। अरे बोलो, क्या अब इसको नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर बचेगा, नहीं बचेगा, तो ये दिखेगा। अच्छा, जो काम ये SiH3 किया वो ये भी कर सकता है, वो ये भी कर सकता है। तो आपको एक बॉन्ड कितने जगह घुमाओगे, डायरेक्ट बना दें, बोलो। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये स्ट्रक्चर बनेगा NiS। अब तुम नाइट्रोजन का थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन देखो, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.33। एक बॉन्ड तो पूरा है और एक बॉन्ड कितने जगह घूमेगा, 3 जगह। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.33। अब तुम हमको बताओ कि इस नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना, 3 सिग्मा बॉन्ड और कोई भी लोन पेयर नहीं, तो 3 आ जाएगा। और 3 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और sp2 होते ही ये हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, TP। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो तुम ये सब कुछ बुद्धि नहीं लगाते और तुम फिर बोलते कि हम लोन पेयर को ढक लेंगे, और आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखता, पिरामिडली। लेकिन बैक बॉन्डिंग होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। ये sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन ये क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बोलो समझ में आया। तो आपको पता हो गया कि NSiH3 के स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ो और समझो। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, PSiH3 को देखते हैं। सेंट्रल एटम कौन बनेगा, फॉस्फोरस, SiH3, SiH3, SiH3। और फॉस्फोरस के पास भी क्या होगा, एक लोन पेयर। फॉस्फोरस भी तो नाइट्रोजन के फैमिली का है, उसके पास भी तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, कंडीशन चेक करो। सिलिकॉन किस पीरियड का है, थर्ड। और फॉस्फोरस किस पीरियड का है, थर्ड। क्या थर्ड थर्ड के बीच में बैक बॉन्डिंग होता है, या तो सेकंड सेकंड में होता है या सेकंड थर्ड में होता है। तो यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। और कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो इसकी कहानी एकदम सिंपल ही रहेगी, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। और स्ट्रक्चर के लिए इसको ढक लोगे तो इसका भी स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा, पिरामिडल। बोलो बाबू क्लियर है कि नहीं, है ना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपको लगेगा कि स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है, लेकिन स्ट्रक्चर में बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया है। चमका, कोई डाउट किसी को।
ऐसा जरूरी नहीं है, तुमको बैक बॉन्डिंग का कंडीशन समझ में आ गया ना। जब एडवांस वगैरह में कोई क्वेश्चन आ जाए या जनरली जब अच्छा क्वेश्चन आए तो आपको ये पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी। बिना इसके सोचे आप बनाएंगे तो गलत होगा। आगे बढ़े। नहीं नहीं नहीं, बस। विच मॉलिक्यूल एज हाईएस्ट नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ। विच मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। बहुत चुन चुन के क्वेश्चंस लाए बाबू आज आपके लिए। NiNH2 SiH3, बी है NH SiH3 होल ट्वाइस, सी NSiH3 होल थ्राइस, डी ऑल हैव इक्वल बॉन्ड लेंथ। करो इसको। आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ किस में है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ देखते हैं। स्ट्रक्चर बनाओगे। नाइट्रोजन, H, H, SiH3 और एक लोन पेयर, यही है ना। ये सेकंड पीरियड का, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, इसके पास लोन पेयर और सिलिकॉन के पास वैकेंट 3D। अगर आपको नहीं समझ में आए कि इसके पास वैकेंट 3D कैसा है तो आप सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, है ना, तो आपको पता चल जाएगा इसके पास पूरा का पूरा 3D खाली है। कोई दिक्कत किसी को। बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कहाँ से कहाँ बैक बॉन्डिंग होगा। नाइट्रोजन से सिलिकॉन की तरफ। अरे जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही ना डोनर होगा। और ये तो एक्सेप्टर है क्योंकि इसके पास खाली डब्बा प्रेजेंट है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गया कि नहीं। क्या इस बार, चलो पहले हम लिख लेते हैं सब तो तुमको और बेटर समझ में आएगा। अगला स्ट्रक्चर बनाओ। नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक SiH3 यहाँ और एक SiH3 यहाँ, और आपके पास एक लोन पेयर। बोलो, यहाँ पे भी सारा वही वही कंडीशन है, तो यहाँ पे भी आपका बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। अरे वही नाइट्रोजन, वही सिलिकॉन लोन पेयर, तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, वही है वही है, हाँ वही है, हाँ वही है वही है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगा।
तो इन तीन में ही कंपेयर करना है, बताओ। बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी होगा। अब ध्यान से देखो तो यहाँ एक नाइट्रोजन और एक ही सिलिकॉन है, तो जो बैक बॉन्डिंग होगा वो इन्हीं के बीच में होगा। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग इसके बीच में भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है ना, हर जगह से पॉसिबिलिटी है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? नाइट्रोजन, यहाँ बनेगा H, यहाँ बनेगा H, यहाँ बनेगा एक SiH3 और दूसरा एक कंप्लीट बॉन्ड इधर ही रहेगा। बोलो सही है? क्योंकि वो इधर उधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि H के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग होगा नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास देखोगे तो एक H है, यहाँ पर आपके पास एक SiH3 है और यहाँ पे एक SiH3 है। अरे बोलो ना। तो यहाँ जो एक बॉन्ड है, जो एक बैक बॉन्डिंग है, वो कितने जगह बटेगा? ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है, तो इधर भी बटेगा और इधर भी बटेगा। सिमिलरली जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कितने जगह बटेगा? तीन जगह बटेगा। एक बॉन्ड जो है वो तीन जगह बटेगा। अरे बोलो यार। तो अगर आप नाइट्रोजन सिलिकॉन बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, तो यहाँ का अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना आएगा? 2, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड है परफेक्ट, क्योंकि ये एक बॉन्ड कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा। यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1.5, क्योंकि एक बॉन्ड तो कंप्लीट है और एक बॉन्ड दो जगह बट रहा है, तो एक जगह का कंट्रीब्यूशन 0.5 आएगा। और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3, 3। अरे बोलो यार। तो बताओ किसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। अरे बाबू देखो, यहाँ पे एक परफेक्ट बॉन्ड है। बॉन्ड जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनते हैं, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनते हैं उतना एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाते हैं, और क्लोज आते जाएंगे तो उनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा? कम। और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? कम। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो आप लिख सकते हो कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? NiSH3 हाँ, तो वो हो जाता बिल्कुल सही। अगर यहाँ पर कोई ऐसा एक मॉलिक्यूल होता जिसमें बैक बॉन्डिंग होता ही नहीं, तो है ना, तो बैक नहीं नहीं तो फिर वो तो सबसे कम होता ना बाबू, वो तो सिर्फ 1 होता। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल भी हम ला देते हैं यहाँ चौथे पे जगह जहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होता, तो वहाँ पर कुछ भी इस तरीके का एक पाई बॉन्ड नहीं बनता, तो वहाँ तो एक ही सिंगल बॉन्ड होता, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता? 1। तो वो तो उनका तो सबसे कम हो जाता। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका सबसे कम होता तो बॉन्ड लेंथ उसका सबसे ज्यादा होता। ठीक है ना? बिल्कुल सही। अच्छे से देख लो, देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड हैं। आपको ये सारी बातें पूरी केमिस्ट्री में समझ में आनी चाहिए जो हम लोग इस पूरे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में कर रहे हैं। अगर आपको ये सब बॉन्ड ऑर्डर लिखने में दिक्कत होता है, ये स्ट्रक्चर्स बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो आप पहले लेक्चर्स देखिए। सारे लेक्चर्स हमने बहुत डिटेल में कवर किए हैं। आगे बढ़ा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट BN रोटेशन बैरियर? बताते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं बी Nr2 होल थ्राइस, बी BH Nr2 होल ट्वाइस, सी BH2 Nr2। ये ये क्वेश्चन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट BN रोटेशन बैरियर? देखो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जब हम लोग स्टार्टिंग में ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी समय हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अलाउ करता है, और पाई बॉन्ड बन जाने के कारण, जैसे ये पाई बॉन्ड बना है तो ये रोटेशन को क्या करेगा? रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जब तक तुम ये पाई बॉन्ड तोड़ोगे नहीं तब तक तुम एक मॉलिक्यूल को रोटेट नहीं कर सकते। तो तुमको यहाँ पर बताना है कि किन मॉलिक्यूल में से किस मॉलिक्यूल को इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट करना मुश्किल है।
है ना। हाईएस्ट वीएन रोटेशनल बैरियर मतलब कौन सबसे ज्यादा रोटेशन को क्या कर रहा है, अलाउ करना नहीं चाह रहा, या रोटेशन अलाउ नहीं दे रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो चलो चलो, बिल्कुल सही। जल्दी बनाओ। वेरी गुड, बनाओ बनाओ। देखो मेरे सामने एक 9th क्लास का बच्चा बैठा है, वो आप लोग से अच्छा जवाब दे रहा है, और आप लोग 11th क्लास में हो के अभी तक सोच रहे हैं। फटाफट बताइए। बनाओ बनाओ, विश्वास स्ट्रक्चर बनाओ। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको ये यूज़ करना है कि सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अलाउ करता है, और जो पाई बॉन्ड है वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। एक रोटेशन को अलाउ करता है और एक रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड बनेगा उतना रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा, वही मेरा का आंसर हो जाएगा। हेलो 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 हेलो। रोटेशनल बैरियर, बीएन रोटेशनल बैरियर, बीएन रोटेशनल बैरियर। कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? सेंट्रल एटम में कौन बनेगा? बोरॉन। अरे बोलो। बोरॉन है। यहाँ पे Nr2 3 है, इसका मतलब ये हो गया आपका एक Nr2, ये हो गया आपका दूसरा Nr2, और ये हो गया आपका तीसरा Nr2। है ना, ये सेकंड पीरियड का है। नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का है। नाइट्रोजन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा? नहीं होगा। अरे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा? एक लोन पेयर। और बोरॉन के पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल। नहीं होगा, तो बैक बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो ये वाला भी नाइट्रोजन कर सकता है, ये वाला भी नाइट्रोजन कर सकता है, ये वाला भी नाइट्रोजन कर सकता है। तो एक बैक बॉन्ड कितने जगह बटेगा? 3 जगह। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? ये हो जाएगा Nr2, Nr2, और ये हो जाएगा Nr2। बोलो सही है? बोलो ना बाबू। ऐसा बनाओगे, और यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखोगे? 1.33। ठीक है। अब तुम समझ पाओगे कि यहाँ पे बस ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ एक ये कम है और एक H है, तो एक Nr2 की जगह एक H आ जाएगा। तो जहाँ H आएगा वहाँ तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, सिर्फ दो ही जगह बैक बॉन्डिंग होगा। तो दो जगह बैक बॉन्डिंग होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.5। और इस केस में तो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सिर्फ एक ही नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2। है ना, यहाँ पर एक कंप्लीट पाई बॉन्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे से जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इसका मतलब उतना ज़्यादा वहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा रोटेशन को यही रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो इसलिए इसका आंसर सी हो गया। अब यहाँ पर देखो एक कंप्लीट बॉन्ड है और यहाँ पर पाई बॉन्ड कितना है? 0.33। इस दूसरे वाले में एक कंप्लीट बॉन्ड होगा और वहाँ पे पाई बॉन्ड कितना होगा? 1/2। जबकि तीसरे वाले में 2 आ रहा है, तो एक कंप्लीट सिग्मा और एक कंप्लीट पाई प्रेजेंट होगा। तो एक कंप्लीट पाई वहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा? रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा वो करेगा। तो हाईएस्ट रोटेशनल बैरियर है ना। रोटेशनल बैरियर का मतलब है रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करना। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? है ना बाबू। अगर देखो ये सब कॉन्सेप्ट सब देखो, अब तुम केमिकल बॉन्डिंग के थोड़ा लास्ट टाइप में आ गए ना। अब केमिकल बॉन्डिंग कुछ दिन में अब खत्म हो जाएगा, मोस्टली आने वाले एक वीक में केमिकल बॉन्डिंग बहुत हद तक खत्म हो जाएगा।
ठीक है, हम लोग ऑलरेडी 70% 80% केमिकल बॉन्डिंग कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको इन सब बेसिक बेसिक चीज़ों में अगर अभी भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप लेक्चर्स पुराना देखिए, या पहले देखे भी हैं तो उनको रिवाइज करिए, अपने नोट्स वगैरह को रिवाइज करो तो आपको और बेटर समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट एक ही है बाबू, क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं। फिर एक मिलता जुलता है क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किए थे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH3 NCS and SiH3 NCS। करो इसको, CH3NCS और SiH3NCS। नहीं नहीं, ये CH3 अलग है, क्यों वो अलग अलग है और वो कार्बन अलग है, इसीलिए नहीं हो। ट्राई करो इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। नाइट्रोजन दिख रहा है, इससे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S कर दो। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, सल्फर 2 बॉन्ड बना लिया और नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, और इससे एक CH3 कनेक्ट कर दो। ये CH3NCS का स्ट्रक्चर हो गया, और SiH3 में बस सारा कुछ यही रहेगा, बस यहाँ CH3 के जगह SiH3 रहेगा, और यहाँ पे एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहेगा। बताओ, आपको दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा। हम्म। नाम बताना है बाबू, नाम बनाए सही हो, तुम बिल्कुल सही बनाए हो, नाम बताओ स्ट्रक्चर कैसा होगा। ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालो ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे अपने पता चल जाएगा। तुम बहुत अच्छा समझ रहे हो विश्वास, वेरी गुड। किसका? सेकंड वाले का ही sp3 आएगा। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से देखना है जहां बैक बॉन्डिंग बन रहा है, नाइट्रोजन इस बार सेंट्रल एटम है। ठीक है, यहाँ पे बाबू अगर तुम ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, और कार्बन भी सेकंड पीरियड का है, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा? नहीं, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पर क्या बता रहा है बताओ, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर 3, तो क्या हो जाएगा sp2, sp2 होते ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। सही है ना? अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ नाइट्रोजन, अब यहाँ पे ये भी सेकेंड पीरियड का है, और ये भी आपका क्या है थर्ड पीरियड का, तो सेकेंड और थर्ड में बैक बॉन्डिंग होता है, और सिलिकॉन के पास क्या है वैकेंट, और बाइटल सिलिकॉन के पास प्रेजेंट होता है वैकेंट 3d। नहीं, यहाँ वैकेंट 3d और बाइटल आपका क्या है प्रेजेंट है, यानी ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर के फॉर्म में नहीं दिखेगा, किस फॉर्म में दिखेगा आपको, एक बैक बॉन्डिंग के फॉर्म में दिखेगा। तो जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और बैक बॉन्डिंग का नेचर क्या होता है पाई,
तो स्टेरिक नंबर जब कैलकुलेट होगा तो इसके पास सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड और कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, और sp होते ही ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल लीनियर हो जाएगा, है ना। यहाँ पाई हो जाएगा ना, यहाँ पे ये लोन पेयर था तो लोन पेयर स्टेरिक नंबर में काउंट होता है ना, लेकिन जैसे ही ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में बदल गया तब तो ये स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय, हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय ये काउंट नहीं होगा, तो अगर काउंट नहीं होगा तो इसके पास सिर्फ एक सिग्मा एक से बच्चा, जो लोन पेयर था वो तो पाई बॉन्ड में बदल गया, और पाई बॉन्ड हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, तो ये हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, और sp होते ही इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसा स्ट्रेट दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। हाँ, वो बनाने में भले ही जैसे हो लेकिन ये पूरा आपको एक लीनियर दिखेगा। बोलो क्लियर है, सही है। अच्छा हम तुमसे पूछते हैं, ठीक है, बैक बॉन्डिंग होने से क्या क्या चीजें चेंज करती हैं, बताओ। तुमने इतने, ठीक है बिल्कुल सही, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल सही, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है, बिल्कुल सही, बॉन्ड लेंथ बिल्कुल चेंज हो सकता है, वेरी गुड, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग से हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है, और बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो सकता है। बोलो क्लियर है, क्या, नहीं नहीं हो सकेगा, बॉन्ड जब बन रहा है तो चीज़ें तो और स्ट्रांग ही बनेगी ना, बॉन्ड्स जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनते हैं वो चीज़ उतना ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। अच्छा एक बात बताओ हमको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो ठीक है, ये तो तुमने बिल्कुल सही बोला कि बॉन्डिंग मतलब बैक बॉन्डिंग होने के कारण चीज़ें चेंज करेंगी, क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकती हैं, हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर सकता है, बॉन्ड ऑर्डर चेंज कर सकता है, बॉन्ड लेंथ चेंज कर सकता है, क्या बॉन्ड लेंथ हमेशा चेंज करेगा, ऑलवेज लगा सकते हैं क्या, ऑलवेज, देखो तुमने इतने क्वेश्चंस पीछे बनाए हैं, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ ये दोनों ऑलवेज चेंज करते हैं। तुम देखो, जब कभी भी तुम बैक बॉन्डिंग कराओगे तो तुम एक लोन पेयर को पाई बॉन्ड में बदल दोगे, है ना, और लोन पेयर जैसे ही पाई बॉन्ड में बदल जाएगा तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा, और वो एक्स्ट्रा बॉन्ड के कारण बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर चेंज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी आपका हमेशा चेंज होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज, ये समझने वाली चीज है, कब, क्या, देखो हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपने BF3 देखा था, दिखा था BF3 यहाँ पे, बोलो, तो बैक बॉन्डिंग इसमें ऐसे हुआ था ना, बैक बॉन्डिंग होने से पहले भी बोरॉन sp2 था, बिफोर बैक बॉन्डिंग 3 सिग्मा बॉन्ड और कोई लोन पेयर नहीं, sp2, सही है ना, और बैक बॉन्डिंग होने के बाद भी बैक बॉन्डिंग जो हुआ वो तो पाई बॉन्ड बनाया, और पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, तो ये sp2 होगा इवन आफ्टर बैक बॉन्डिंग। अरे बोलो भाई, तो क्या ज़रूरी है कि बैक बॉन्डिंग में हमेशा सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज ही कर जाएगा, नहीं, चेंज वहां होता है जहां सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो और वो बैक बॉन्डिंग करता है, क्योंकि देखो हम बताते हैं, जैसे आप इधर कर रहे थे, ये नाइट्रोजन था, ये मान लो आपका SiH3 है, ये SiH3, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो यहाँ आपके पास लोन पेयर किसके पास है बताओ, लोन पेयर किसके पास है, सेंट्रल एटम के पास, और वो बैक बॉन्डिंग इस तरीके से करेगा, तो अभी अगर तुम बिफोर निकालोगे तो आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3, लेकिन अगर तुम आफ्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा,
ये लोन पेयर तो पाई बॉन्ड में बदल गया, तो सिर्फ 3 हो जाएगा और sp2 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली exactly। है ना, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे जो साइड वाला एटम है उसके पास लोन पेयर था और वो बैक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था। और हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल का निकालते हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल के पास पहले भी 3 सिग्मा थे, और जो बैक बॉन्डिंग के कारण कारण जो बॉन्ड बना वो तो पाई बना, और पाई अगर बन गया तो पाई वाला तो कभी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता नहीं है। इसीलिए सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp2 था और बाद में भी sp2 था। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर था और सेंट्रल एटम ने अपने लोन पेयर को डोनेट करके बैक बॉन्डिंग किया है। तो पहले देखोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर दिखेगा, लेकिन बैक बॉन्डिंग बनाने के बाद ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया? पाई बॉन्ड में। ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये लोन पेयर नहीं दिखेगा, इसके जगह पाई बॉन्ड काउंट होगा, और पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बैक बॉन्डिंग भी दो तरीके के ऐसे भी सोच सकते हो, साइड एटम भी लो इलेक्ट्रॉन देकर बैक बॉन्डिंग कर सकता है, और सेंट्रल एटम भी अपने लोन पेयर को डोनेट करके बैक बॉन्डिंग कर सकता है। हाँ, जब साइड एटम डोनर होगा, जब साइड एटम डोनर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट चेंज, नहीं। लेकिन जब सेंट्रल एटम डोनर हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर जाएगा। बोलो बाबू क्लियर है कि नहीं? लेकिन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर तो हमेशा ही चेंज करेगा। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं था तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आता, और बैक बॉन्डिंग के बाद बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1.33। और बॉन्ड ऑर्डर चेंज कर गया तो बॉन्ड लेंथ भी चेंज ही कर जाएगा। यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग नहीं था, बैक बॉन्डिंग नहीं था तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 1। और बैक बॉन्डिंग के आ जाने के बाद बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.33। है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ हमेशा चेंज करेंगे, ऑलवेज चेंज करेंगे, चाहे डोनर कोई भी हो, साइड एटम डोनर हो, साइड एटम डोनर हो या सेंट्रल एटम डोनर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब हमेशा ही चेंज करेंगे। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर भी सकता है और हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं भी कर सकता। ये इतना डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको हमेशा चकाचक होनी चाहिए। बोलो बाबू चमका या नहीं चमका? कोई दिक्कत, मुश्किल, परेशानी? चलो वेरी गुड। कंपेयर बी एफ बॉन्ड लेंथ इन BF3 एंड BF4 माइनस। है ना, और सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये है, कंपेयर BO बॉन्ड लेंथ इन H3BO3 एंड BOH होल 4 माइनस। ट्राई करो इसको। इन दोनों में आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ट्राई करो। बिल्कुल सही। इसमें
यही होता है जब आप पुराना चीज रिवाइज नहीं करते। चलो आओ देखो, BF3 को बाबू देखोगे तो BF3 तो ऐसा है, आपको पता है इसमें बैक बॉन्डिंग होगा, और बैक बॉन्डिंग होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हो जाएगा। यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रहा है, कोई दिक्कत? यहीं पर अगर आप BF4 माइनस देखो, BF4 माइनस ये है, BF3 है ना, BF4 माइनस कैसे बनेगा? जब BF3 बाहर से एक F माइनस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो ये है BF4 माइनस। क्या BF4 माइनस में बैक बॉन्डिंग होगा? नहीं होगा। बोरॉन ने जब 4 बॉन्ड बना लिए और बोरॉन सेकंड पीरियड का है, तो इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं है। तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ नो बैक बॉन्डिंग। और यहाँ बैक बॉन्डिंग अगर नहीं होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आएगा। तो बताइए बॉन्ड लेंथ, आपको पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है? BF3 का, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। तो आप लिखो कि BF3 का बॉन्ड लेंथ छोटा है एज कंपेयर टू BF4 माइनस का, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने पहले बना चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत किसी को? सेम चीज H3BO3 में है। H3BO3 बाबू बोरिक एसिड है, भूल गए स्ट्रक्चर? ये बोरॉन है, ये OH, ये OH और ये OH ऐसा। बोलो बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? बोरॉन सेकंड पीरियड का, बोलो इधर देखो, बोरॉन सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होंगे, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो बैक बॉन्डिंग होगा। बैक बॉन्डिंग तो ये भी दे सकता है, वो भी दे सकता है, वो भी दे सकता है, तो सेम वही चीज, ऐसा ऐसा ऐसा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.33। और BOH4 माइनस तो फिर वही होगा, BOH3 प्लस OH माइनस एक्सेप्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा BOH4 माइनस। बोलो सही है कि नहीं? तो ये बोरॉन है, इसके पास एक OH ऊपर में, एक OH इधर, एक OH इधर, एक OH इधर, और ये माइनस। क्या अब बोरा, ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, लेकिन क्या बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है और ऑलरेडी इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। और बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये नॉर्मल बॉन्ड्स रह जाएंगे, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा? ज़्यादा। तो इसका भी आंसर आ जाएगा, H3BO3 का कम होगा और BOH4 माइनस का ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो तो छोटू। एक क्वेश्चन देखो, व्हेन lone pair of central atom is involved in back bonding, then option A, lone pair repulsion decreases, lone pair bond pair repulsion decreases, bond pair repulsion increases, या D all of these। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोच के बताना। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि बैक बॉन्डिंग में साइड एटम भी अपना लोन पेयर दे सकता है और सेंट्रल एटम भी दे सकता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर बैक बॉन्डिंग में ऐसा है कि सेंट्रल एटम अपना लोन पेयर देकर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो आप बताइए कि इन रिपल्शंस के बारे में क्या बोल सकते हैं, कौन घटेगा कौन इंक्रीज होगा, है ना? थोड़ा सोचो, एक मेरे हिसाब से हम बताते हैं, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फटाक से एक एग्जाम्पल ले लो।
अपने मन से कोई एक एग्जाम्पल क्रिएट करो, है ना, जहाँ सेंट्रल एटम लोन पेयर देता हो, ठीक है, वहां पर देता हो, और फिर वहां पर देखो कि क्या हो रहा है। एग्जाम्पल बना लोगे सही से, 100% इन टाइप के अच्छे क्वेश्चंस का आंसर तुम आराम से बना सकते हो। बहुत इजी है ये, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज। आप लोग बनाइए बनाइए, जल्दी कमेंट करिए, हमको रीजन बताइए क्या हो रहा है। देखो, लोन पेयर रिपल्शन चेक करना है तो कम से कम दो लोन पेयर तो होना ही चाहिए। तो नाइट्रोजन लेके तो कोई फायदा नहीं है, नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर होते हैं, एक, है ना। तो हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, OCl2 ले सकते हैं टाइम बिंग के लिए। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, और ऑक्सीजन के पास मस्त दो लोन पेयर होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब बताओ ऑक्सीजन किस एटम का है, किस पीरियड का है, सेकंड। क्लोरीन किसका है, थर्ड। बैक बॉन्डिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड है। अरे बोलो, क्लोरीन के पास वैकेंट 3D होगा कि नहीं, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिख ही रहा है। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर ये क्लोरीन के पास भी तो लोन पेयर होंगे यहाँ पर, लेकिन क्लोरीन के पास लोन पेयर हैं, लेकिन क्या ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा? ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। तुम देख लो ऑक्सीजन का लिख कर, O8, 1s2, 2s2, 2p4, यही ना है। तो 2s2 तो यहाँ है, और 2p4 में 1 2 3 4, बोलो है कि नहीं। अब ये 2 का है तो आगे 2D नाम का तो कोई चीज़ होता नहीं, और यहाँ पर ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑलरेडी दो बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए बैक बॉन्डिंग क्लोरीन से ऑक्सीजन के तरफ होगा या ऑक्सीजन से क्लोरीन के तरफ होगा? ऑक्सीजन से क्लोरीन के तरफ होगा। इसका मतलब सेंट्रल एटम क्या है, लोन पेयर डोनर। बोलो चमका कि नहीं चमका। तो बैक बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ के तरफ होगा, यहाँ से यहाँ के तरफ होगा। तो यहाँ भी बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी बॉन्ड बनेगा, ये भी क्लोरीन ले सकता है और ये भी क्लोरीन ले सकता है। अरे बोलो ना। अब बताओ, लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीज करेगा कि नहीं? पहले आपके पास दो लोन पेयर थे, लेकिन जब ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा तो एक ही लोन पेयर बचेगा ना, क्योंकि एक लोन पेयर तो पाई बॉन्ड बनाने में चला जाएगा। जब एक लोन पेयर ही पूरा खत्म हो गया तो लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा, बिल्कुल सही, डिक्रीज हो जाएगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे दो दो लोन पेयर थे। पहले लोन पेयर थे तो ये रिपेल करते थे, तो ये रिपेल करते थे, मैंने आपको बताया था, याद करो, हम लोग पहले भी पढ़े, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, और फिर बॉन्ड पेयर में, VSEPR थ्योरी। तो यहाँ पर पहले दो लोन पेयर थे तो इनके बीच में रिपल्शन था तो ये दूर दूर भागे, ये दूर दूर भागते थे तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर नजदीक आता था, तो इनमें भी रिपल्शन होता था। अब जब एक लोन पेयर यहाँ से हट ही गया पूरा, तो क्या अब लोन पेयर रिपल्शन घटेगा, तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड के बीच का भी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा, पहले यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड होते, अब यहाँ दो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड्स अगर आ जाएंगे तो रिपल्शन तो इंक्रीज ही करेगा। हाँ, यहाँ पे तुम सोचो, पहले ये दोनों नहीं थे, पहले ये दोनों नहीं थे, दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होता, लेकिन बैक बॉन्डिंग के बाद क्या पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ पे भी एक बॉन्ड, है ना। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, एक बॉन्ड कितने जगह बट रहा है, दो जगह, 1.5। तो यहाँ पे जब मल्टीपल बॉन्ड जैसी चीजें आने लगी तो वहाँ पे भी रिपल्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लोन पेयर रिपल्शन भी घट गया, लोन पेयर रिपल्शन भी घट गया, लेकिन बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया। बोलो चमका या नहीं चमका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा इस तरीके का कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर लो और वहां से सोचो, तुमको चीजें समझ में आएंगी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ। बाबू देखो, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, बैक बॉन्डिंग से पहले यहाँ पर दो लोन पेयर थे, बैक बॉन्डिंग के बाद एक लोन पेयर खत्म हो गया, तो एक लोन पेयर जब पाई बॉन्ड में बदल गया, लोन पेयर कम हो गया, तो लोन पेयर रिपल्शन तो कम ही होगा।
पहले यहाँ पर दो दो लोन पेयर थे, तो दो दो लोन पेयर होने के कारण क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता था। रिपल्शन होने के कारण ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर नजदीक आते कि नहीं, और नजदीक आने से इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होता, बढ़ जाता है ना। लेकिन जैसे ही ये एक लोन पेयर पाई बॉन्ड में बदल गया, तो लोन पेयर रिपल्शन कम हो गया, तो क्या ये लोन पेयर अब इस बॉन्ड पेयर के नजदीक आएगा, उतना नहीं आएगा। और जब नजदीक नहीं आएगा तो क्या होगा बताओ, रिपल्शन कम लगेगा। नज़दीक नहीं आएगा तो रिपल्शन क्या होगा, कम। तो इसलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी आपका क्या हो गया, कम। ठीक है, बॉन्ड पेयर की बात करोगे तो यहाँ पे पहले एक सिंगल और एक सिंगल बॉन्ड था, सिंगल सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन था। लेकिन जैसे ही बैक बॉन्डिंग होने लगा तो यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड जैसा चीज़ है, यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड जैसा चीज़ है, तो दो मल्टीपल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के बताया था, याद है कुछ दिन पहले हम लोग जब साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, वहां पे हमने स्ट्रक्चर किया था इनऑर्गेनिक बेंजीन का। अरे बोलो, B3N3H6। ठीक है, और स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसा बनाते थे, नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन, ऐसा। ठीक है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो होता ही था। अरे बोलो, हाइड्रोजन है, सबको एक एक हाइड्रोजन भी मिलता था। एच 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 B3 हो गया, N3 भी है, H6 भी है। ठीक है, याद करो हम यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखाते थे, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर हमने बनाए हुए थे। लेकिन ये पाई बॉन्ड आज के डेट में क्यों आता है आपको समझ में आएगा। देखो, इस बोरॉन ने तीन बॉन्ड बनाए, इस बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाए, इसके पास लोन पेयर है। ये भी सेकंड पीरियड का है और ये भी सेकंड पीरियड का है। तो ये जो पाई बॉन्ड इनके इनके बीच में बनेगा, वो किस बॉन्ड के कारण बनेगा, बैक बॉन्डिंग के कारण बनेगा। और बैक बॉन्डिंग का डायरेक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ, नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ, नाइट्रोजन से बोरॉन का। और ये बात तो हम आपको बताए ही हुए थे कि पाई बॉन्ड का जो बैक बॉन्डिंग का जो नेचर होता है, बैक बॉन्ड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पाई। तो पाई, ये स्ट्रक्चर आपने पहले बनाया था, लेकिन आज हम आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक बेंजीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बैक बॉन्डिंग, है ना। इनऑर्गेनिक बेंजीन में बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, जहां जहां बैक बॉन्डिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, वहां वहां बैक बॉन्डिंग जरूर होगा। ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये किस बॉन्ड के कारण है, बैक बॉन्डिंग के कारण है। ये एक नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है, ये बैक बॉन्डिंग वाला पाई बॉन्ड है। हाँ, वो एक्स्ट्रा लाइन जो है वो पाई बॉन्ड है, और वो पाई बॉन्ड जो है वो बैक बॉन्डिंग के कारण है। बोलो क्लियर है। सिमिलरली एक स्ट्रक्चर है H3B3O6 का, H3B3O6 का। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देखो बोरॉन है, फिर आपको क्या दिखेगा, ऑक्सीजन, फिर क्या दिखेगा, बोरॉन, फिर क्या दिखेगा, ऑक्सीजन, फिर क्या दिखेगा, बोरॉन, फिर क्या दिखेगा, ऑक्सीजन। बोलो क्लियर है।
हवा में तो कोई नहीं लटका रहेगा, तो एक एक बॉन्ड तो हर जगह बनेगा ही पहले। ठीक है, B3 हो गया, 3 ऑक्सीजन भी हो गए, 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 ही बॉन्ड बनाता है। लेकिन बोरॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। तो अभी तो ये 2 ही बना रहा है, तो एक एक बॉन्ड और बनाएगा। नहीं, O-, O-, और O-। ऑक्सीजन जब जब एक एक बॉन्ड बनाता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। बोलो क्लियर है? अब अगर तुम ध्यान से देखो तो बोरॉन किस पीरियड का है? सेकंड। ऑक्सीजन किस पीरियड का है? सेकंड। बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। बोलो बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कहाँ से कहाँ तक होगा? ऑक्सीजन से बोरॉन के तरफ, ऑक्सीजन से बोरॉन के तरफ, ऑक्सीजन से बोरॉन के तरफ। तो फिर यहाँ पे देखो आपको 3 पाई बॉन्ड दिखेंगे सेम इसी तरीके से। तो ये 3 पाई बॉन्ड भी जो हैं वो किसके कारण है? बोलोगे ही नहीं। बैक बॉन्डिंग के कारण है। ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है, ये बैक बॉन्डिंग वाले पाई बॉन्ड है। अरे अच्छा, O-, अच्छा H भी है ना? हाँ, OH हो जाएगा, सही सही सही, H भी तो है। H नहीं होता तो ये हो जाता OH। OH बिल्कुल सही। ये स्ट्रक्चर, बोलो क्लियर है कि नहीं? तो इन सारे स्ट्रक्चर्स में जो पाई बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या आ रहा है? बैक बॉन्डिंग। आपको इंपॉर्टेंट बात ये समझना है बाबू कि जब कभी भी बैक बॉन्डिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बैक बॉन्डिंग होगा, और उसका जो नेचर होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड वाला नेचर होता है। बोलो क्लियर है? कोई डाउट किसी को? देखें और कोई अच्छा क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है CHCl3 एंड CHF3, CHCl3 and CHCF3, which is a better proton donor acid? बताओ। प्रोटॉन केमिस्ट्री में H+ को बोलते हैं, केमिस्ट्री में H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, और वह एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल लोगे तभी तो उस पर प्लस आएगा। तो यानी उसके पास बचा सिर्फ क्या? एक प्रोटॉन। इसीलिए केमिस्ट्री में अगर कहीं प्रोटॉन का कुछ लिखा है कि प्रोटॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो वो न्यूक्लियस वाला प्रोटॉन नहीं है, वो H+ है। ट्राई करो इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। CHCl3 और CHF3 में कौन ज़्यादा अच्छा एसिड है? इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। हम हमेशा आपको बताते हैं कि वो एसिड ज़्यादा अच्छा होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल है। और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? H+ किसी भी चीज़ से निकाल लिया जाए, जो चीज़ बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं आप। हाँ, तो आपको बताना है, तो बस आपको ये देखना है कि किसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। जिसका कॉन्जुगेट बेस बाबू ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा डोनर होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखो हो सकता है। CHCl3 की बात अगर करें तो CHCl3 अगर H+ लूज करेगा तो ये बन जाएगा CCl3-। ये एसिड है, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। सिमिलरली CHF3 भी है, जब ये अपना H+ लूज करेगा तो ये बन जाएगा C-F3, है ना? ये हो गया कॉन्जुगेट बेस एसिड। मतलब अब तुमको बस इतना देख लेना है कि ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना? ये बातें आपको हमेशा मैंने बोली हैं याद रखने के लिए। तो चलो CCl3- दिखेगा कैसा?
अरे 3 क्लोरीन है और कार्बन पर माइनस है। नहीं, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है और कार्बन पर माइनस है। माइनस का मतलब इसके पास लोन पेयर है। नहीं, अरे कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस? 4। तो 4 में से एक यहाँ है, 1 2 3, तो एक बचा। और प्लस एक माइनस भी है, मतलब एक बाहर से भी इलेक्ट्रॉन लिया गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना। अरे बोलो तो। अब तुम बताओ। क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट 3D। अरे बोलो यार। क्लोरीन किस किस पीरियड का है? थर्ड। कार्बन किस पीरियड का है? सेकंड। सेकंड थर्ड, बैक बॉन्डिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड है। कार्बन के पास लोन पेयर है, बोलो। और क्लोरीन के पास, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगा कि नहीं? बोलो। बैक बॉन्डिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन सेकंड का है, कार्बन भी सेकंड का है, इसके पास लोन पेयर भी है, लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं। फ्लोरीन के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो क्या कार्बन से क्लोरीन की तरफ बैक बॉन्डिंग हो पाएगा? नो बैक बॉन्डिंग। अच्छा, तुम्हारे मन में आया सर क्लोरीन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा? 3 बॉन्ड ये ऑलरेडी बना रहा है और एक जो डब्बा होगा उसमें लोन पेयर ही प्रेजेंट है। कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए बैक बॉन्डिंग क्लोरीन से कार्बन के तरफ या फ्लोरीन से कार्बन के तरफ नहीं हो सकता। बैक बॉन्डिंग हमेशा कार्बन से क्लोरीन के तरफ होगा और कार्बन से बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? CCl3- ज़्यादा स्टेबल है या CF3- ज़्यादा स्टेबल है? CCl3- ज़्यादा स्टेबल है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है ना। इसका जो माइनस चार्ज है वो तो पाई बॉन्ड बनेगा तो खत्म हो जाएगा, और कार्बन मस्त 4 बॉन्ड बना लेगा, एकदम स्टेबल हो जाएगा। नहीं, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाओगे? देखो, Cl Cl, है ना, यहाँ पे आ जाएगा Cl, और ये क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड, ऐसा टिंग डिंग डिंग। नहीं, अरे बोलो यार। इस क्लोरीन को भी मिल सकता है, इस क्लोरीन को भी मिल सकता है, इस क्लोरीन को भी मिल सकता है, किसी भी क्लोरीन को मिल सकता है ना। तो CCl3- इज मोर स्टेबल देन, इज मोर स्टेबल, CCl3 इज मोर, CCl3- इज मोर स्टेबल देन CF3-। तो ये वाला अगर ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो आप बोल सकते हो कि CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल, जो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं केमिकल बॉन्डिंग में वो लगेगा ही लगेगा। ये हम आपको एसिड बेस एक दिन पढ़ा रहे थे, हम आपको डिटेल में पढ़ाए थे कि बाबू हमेशा याद रखो कि कभी भी आपको कंपैरिजन करना हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये वीक एसिड है, तो हमेशा देखते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना स्ट्रांग होगा, है ना। देखो क्यों स्ट्रांग होगा, ये एसिड बोलेगा कि हम अपना H+ अगर लूज भी कर देते हैं तो भी जो हम बनेंगे वो स्टेबल बनेंगे, है ना। तुम मेरे पास आए, बोलो कि तुम अपना H+ लूज कर दो। हम बोले ठीक है, तो हम पहले ये देखेंगे कि H+ लूज करने के बाद हम स्टेबल रहेंगे कि नहीं, है ना। तो इस CHCl3 के पास जाकर बोला गया कि तुम अपना H+ लूज कर दो, तो CHCl3 को पता था कि जैसे ही हम अपना H+ लूज कर देंगे तो हम क्या बनेंगे? CCl3-। और CCl3- में बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, और बैक बॉन्डिंग से हमको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसीलिए ये खुशी खुशी H+ डोनेट कर देगा, और जो जितना इजीली H+ डोनेट कर देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इस CHF3 के पास जाकर बोला गया कि तुम H+ डोनेट कर दो, ये अपना H+ अगर डोनेट कर देगा तो CF3- बचेगा, और CF3- में किसी भी तरीके का बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ये CF3- उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो जब ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो क्या ये चीज़ H+ लूज करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नहीं चाहेगा, है ना। इसीलिए ये वीक एसिड हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो बाबू।
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छे वाले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बाबू, देखो बैक बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक बॉन्डिंग से तुम क्वेश्चंस देख रहे हो किस किस लेवल के आ रहे हैं, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ो। पूरा बैक बॉन्डिंग अच्छे से पढ़कर नेक्स्ट क्लास में आना, तो फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बैक बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और फिर एक नए तरीके का बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, ये बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग रिलेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं और आए हुए हैं, इवन मेंस में, एडवांस में, हर जगह, तो इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? ठीक है, देख लो एक बार बाबू तुम क्या क्या पढ़े हो आज। बैक बॉन्डिंग ही पढ़े हो, डेफिनेशन ये क्लियर हो गया था। लिविस एसिड वाला कॉन्सेप्ट, लिविस एसिड हमेशा बाहर वालों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, और बैक बॉन्डिंग में घर वाले ही एटम्स इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह क्वेश्चंस, ये भी आपका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारा चीज़ क्लियर हो गया था। हमेशा याद रखा करो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। ये रोटेशनल बैरियर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। रोटेशन बैरियर मतलब जहाँ पे जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड बनेगा वहाँ रोटेशन उतना ज़्यादा क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होता चला जाएगा। बिल्कुल सही। हाइब्रिड, हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि बॉन्ड बॉन्ड लेंथ तो हमेशा ही चेंज करेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हमेशा चेंज करे ये बात ज़रूरी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कब चेंज करेगा? हाँ, जब सेंट्रल एटम अपना लोन पेयर डोनेट करेगा बैक बॉन्डिंग में, है ना, तब चेंज करेगा। बिल्कुल सही। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये वाला रिपल्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं। इनऑर्गेनिक बेंजीन में ये जो पाई बॉन्ड है, या इस मॉलिक्यूल में ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये सब पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग के कारण है। किसके कारण है? बैक बॉन्डिंग के कारण। अरे बोलो तो, ये क्लियर हुआ कि नहीं? एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हमेशा याद रखना बाबू, कभी भी अगर आपको एसिड का स्ट्रेंथ चेक करना है तो आप हमेशा ये देखेंगे कि किसका कॉन्जुगेट बेस कितना ज़्यादा स्टेबल है ना। तो कॉन्जुगेट बेस CCl3 माइनस में बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग होने से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बने से स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। जबकि CF3 माइनस में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है, तो बाबू तुम इतना पढ़ के आना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एकदम टॉप नॉच कंटेंट मिल रहा है बाबू आपको, एकदम जो बहुत, क्या बोले, एकदम जो AIRs के बैच में मिलता है वो चीज़, वो कंटेंट आपको मिल रहा है एकदम अच्छा, अच्छे लेवल का। इनको अच्छे से सीखो, अच्छा से प्रैक्टिस करो, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ इन चीज़ों में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।